और देखिए चुनाव से ठीक पहले वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसकी वजह है बीजेपी का घोषणा पत्र। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इंडी की बढ़ी टेंशन। मोदी की गारंटी यूसीसी लागू होकर रहेगा। बाबा साहब आंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया तो मोदी विरोधियों को मिर्ची लग गई, क्योंकि बीजेपी ने जहां विकसित भारत का लक्ष्य रखा तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का भी संकल्प पत्र में जिक्र कर दिया। महान भारत की रचना करने का काम अगले 5 साल में शुरू होने वाला है और मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा है कि 2047 में हम महान भारत की रचना करेंगे। भाई और बहनों, हमने अभी अभी घोषणा पत्र घोषित किया है। हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि अब देश में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ किए जाएंगे। बाबा साहब आंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया और विकास की कई योजनाओं के साथ 2 बड़े संकल्प भी बताए। इनमें पहला है वन नेशन वन इलेक्शन, जबकि दूसरा है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। बीजेपी ने जैसे ही इन संकल्पों का जिक्र किया, विपक्षी दल हमलावर हो गए और बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया। ये इसके बारे में कोई चर्चा कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। बीजेपी ने जो आज 76 पेज का आज मैनिफेस्टो के नाम पे जो जुमला पत्र पेश किया है, देश की जनता उससे निश्चित तौर पे बहुत हताश होगी कि 10 वर्ष की सरकार चलाने के बाद आज भी तमाम तरह के झूठ का पुलिंदा जनता के सामने पेश करना पड़ रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्र को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े। आखिर एक देश एक चुनाव के ऐलान से इंडी गठबंधन के दल इतने परेशान क्यों हैं? तो इसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर दिया। बिना पढ़े बिना समझे मोदी के गारंटी मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसको बिना समझे कमेंट्स दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब देश में सभी चुनाव एक साथ हों। बीजेपी ने संकल्प पत्र लाने से पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया है। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क कर इस मुद्दे पर राय मांगी। इनमें सिर्फ 47 दलों ने ही जवाब दिया। 47 में से 32 दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने विरोध जताया। कमेटी ने राय और रिसर्च के बाद पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति का मानना है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। वही समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि अब हर साल कई चुनाव हो रहे हैं। इससे सरकार, व्यवसायों, कामगारों, अदालतों, राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर नागरिक संगठनों पर भी भारी बोझ पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया को तेजी मिलेगी। मोदी की गारंटी यानी कि पहले भी जो कहा वो पूरा किया। मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया, उनकी गारंटी उन्होंने कह दिया, हो गया। तो जो आज मैनिफेस्टो जेपी नड्डा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया, उसमें सबसे बड़ा वन वोट वन नेशन का जो आया है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। 32 राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी एक देश एक चुनाव के समर्थन में है और पीएम मोदी की हर गारंटी पर भरोसा कर रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी देश हित में
बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं, फिर चाहे ये मौका दिल्ली की कुर्सी के चुनावी प्रक्रिया का ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक नई सूची जारी कर दी उम्मीदवारों के नाम की, जिसमें 10 नामों को शामिल किया गया है। लेकिन दिलचस्प यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ उतार दिया, तो वहीं जालंधर से पूर्व सीएम चन्नी को दिया टिकट। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 सीटों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सूची में पंजाब की 6 लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली की 3 और 1 यूपी की सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में दिल्ली की 3 सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं, जो इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने जारी किए हैं। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। बता दें, दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में है। इससे पहले आप अपने 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी पहले ही अपने सभी 7 प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने इस बार 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को पार्टी ने इस बार भी टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर। सवाल है कि आज अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। ईडी आज उनको एक बार फिर कोर्ट में पेश करेगी। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो एक याचिका थी गिरफ्तारी के खिलाफ, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले आदेश के मुताबिक केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और इस बीच ये दावा किया गया इजरायली सेना की तरफ से कि जो ईरान लगातार हमले कर रहा है उसको रोका गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले के बाद बढ़ गया है तनाव और इस बीच बड़ी जानकारी है कि एलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट हुआ है। इजरायली इंटरसेप्टर ने टारगेट को रोक दिया है, ये दावा इजरायली सेना ने किया है। एलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट किया गया था, जिसको इजरायली इंटरसेप्टर ने रोक दिया है। तो ईरान के हमले के बाद लगातार तनाव देखा जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली सेना ये कह रही है कि एलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट को रोका गया है। और बड़ी खबर, इसे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। ईरानी हमले से एयरबेस को नुकसान पहुंचा है और इससे जुड़ी एक तस्वीर भी साझा की है, एक वीडियो जारी किया है। और देखिए, इजरायली सेना के इस वीडियो के जरिए बताया गया कि कैसे ईरानी हमले से एयरबेस को नुकसान पहुंचा। जो तनाव इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अब एक वीडियो जारी किया गया। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दिखाया कि